हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज इस कोर्स का 14वां लेक्चर है। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद के बारे में। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। मुख्यमंत्री को डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और मुख्यमंत्री जो हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। क्लियर। बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल जो हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख जो हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। राज्यपाल को डिजोर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। और जो राज्यपाल है वो राज्य के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। क्लियर। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और राज्यपाल हेड ऑफ द स्टेट, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित संविधान में दो आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्लियर। बात करते हैं आर्टिकल 163 की। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और ये जो मंत्री परिषद है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का काम करेगी। क्लियर। राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से ही काम करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो सलाह मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को दी जाएगी, इसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं आर्टिकल 164 की। आर्टिकल 164 में यह कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और जो राज्य सरकार के दूसरे मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे मुख्यमंत्री की सलाह पर। क्लियर। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करेंगे, ऐसा मेंशन किया गया है आर्टिकल 164 में। आगे आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो विधानसभा के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये एक फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है उसका एक फीचर ये होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ये सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। तो अगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग बात करें तो इन आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या राज्यपाल किसी की भी मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, भारत में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है सरकार की, जिसके तहत एक दायरा बताया गया है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जानी है। तो उसी दायरे के अंतर्गत रहते हुए राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उस दायरे की। तो देखिए, भारत में क्या है? भारत में है सरकार की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके तहत किस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है वो बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जिस पार्टी के पास में सबसे ज़्यादा वोट होती है, जिसके पास में सदन में बहुमत होता है, उसी के नेता की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर करते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। अगर किसी भी पार्टी के पास में बहुमत ना हो तो उस केस में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन इस केस में भी मुख्यमंत्री की किस प्रकार से नियुक्ति होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो इस केस में राज्यपाल सदन की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और 1 महीने के अंदर इस पार्टी को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। और अगर 1 महीने के अंदर ये पार्टी सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने पद पर नहीं रह सकते। क्लियर।
आगे बात करते हैं, अगर मुख्यमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। उस केस में जो सत्ताधारी दल है वो अपने एक नेता को चुनता है और उसी नेता की राज्यपाल को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति करनी पड़ती है। राज्यपाल के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उसके पास में बहुमत हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी, राज्यपाल जो है ऐसे भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं जिसकी पार्टी के पास में बहुमत ना हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि उस पार्टी को 1 महीने के अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है, और अगर ऐसा करने में पार्टी विफल रहती है तो मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रह सकते, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्य हों, तो विधायिका का सदस्य होना भी अनिवार्य नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। राज्यपाल जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं जो विधायिका का सदस्य ना हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर उस व्यक्ति की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति हो जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर विधायिका की सदस्यता लेनी पड़ती है। और विधायिका की सदस्यता वो कैसे लेगा, उसको या तो लोगों के द्वारा चुनकर भेजा जाए विधानसभा में, या फिर वो विधान परिषद का भी मेंबर बन सकता है। ठीक है। और अगर 6 महीनों के अंदर उसने विधायिका की सदस्यता ना ली, वो एमएलए या फिर एमएलसी ना बना, तो वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकता है, आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं। क्लियर। कमेंट करके आपको बताना है कि कौन कौन से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आगे बात करें, राज्यपाल जो हैं वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को की जाती है। क्लियर। तो ये क्या है, ये भी मुख्यमंत्री की एक पावर है। आगे बात करें, मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है, इसका निर्धारण भी मुख्यमंत्री करते हैं। इस प्रकार की पावर भी जो है मुख्यमंत्री के पास में होती है। क्लियर। मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी भी मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। क्लियर। मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, अगर मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो उस केस में क्या होता है। उस केस में जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, सरकार के भी प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो जब मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके इस्तीफा देने के साथ ही जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाएगी, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्रों को बुलाने और उनका सत्रावसान करने के संबंध में सलाह देते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं, तो ये भी पावर जो है मुख्यमंत्री के पास में है, आपको याद रखना है। क्लियर। मुख्यमंत्री जो हैं वो सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए जो मुख्यमंत्री होते हैं वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे आपको याद रखना है कि जो संबंधित क्षेत्रीय परिषद होती है, जोनल काउंसिल होती हैं, उसके उपाध्यक्ष भी जो है मुख्यमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष ये रोटेशन बेसिस पर 1 साल के लिए रहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है, जोनल काउंसिल है, इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर हैं वो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल और जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है उसके सदस्य भी होते हैं मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है और जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, इन दोनों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्लियर।
मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं, चीफ स्पोक पर्सन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और आपात की स्थिति में मुख्यमंत्री राजनीतिक स्तर पर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ का काम करते हैं। क्लियर। राज्य सरकार से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 166 की। इसके बारे में आपको याद रखना है कि आर्टिकल 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन बताया गया है कि राज्य सरकार जो है वो किस प्रकार से काम करेगी। इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 166 में है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल जो है वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आर्टिकल 167 के बारे में बात करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, मुख्यमंत्री की ड्यूटीज बताई गई हैं। मुख्यमंत्री की राज्यपाल को लेकर क्या ड्यूटीज होती हैं, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 167 में। क्लियर। इसमें कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम होते हैं। मतलब मंत्री परिषद के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन सब के बारे में राज्यपाल को अवगत कराने की जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री की होती है। तो आपको याद रखना है कि मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित कराने का काम जो है वो मुख्यमंत्री का होता है। ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी होती है राज्यपाल को लेकर, जिसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 167 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 177 की। इसमें राज्य सरकार के जो दूसरे मंत्री होते हैं उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके पास में इस प्रकार का अधिकार होता है कि वो विधानसभा या फिर विधान परिषद में बोल सकते हैं, उनकी सीटिंग्स में भाग ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि उनको वोट डालने का अधिकार उसी हाउस में होता है जिसके वो सदस्य होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा में ही वोट डालेंगे और जो एमएलसी होते हैं वो विधान परिषद में ही वोट डालेंगे। क्लियर। आगे बात करें, देखिए जो मंत्री होते हैं वो राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति में बोल सकते हैं, उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार भी मंत्रियों के पास में होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मंत्रियों की जिम्मेदारी के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए मंत्रियों की जो है वो दो प्रकार की जिम्मेदारी होती है। कौन कौन सी? एक होती है उनकी सामूहिक जिम्मेदारी और दूसरी होती है उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में। क्लियर। इसके बारे में शुरू में भी हम लोगों ने बात की थी। देखिए जो सरकार की संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसका मूलभूत सिद्धांत होता है सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। आर्टिकल 164 के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आर्टिकल 164 में ये मेंशन किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने सभी कामों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या है? ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछता है तो बस आपको इतना ही बताना है कि जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, अगर हम लोग बात करते हैं राज्यों की। और अगर हम लोग बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो जो केंद्र की मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, आपको याद रखना है। यहां पर ध्यान आपको यह देना है कि हम लोग लोअर हाउस की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार के केस में हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा की, जो कि राज्य सरकार का लोअर हाउस है, और केंद्र सरकार के केस में हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा की, जो वहां का लोअर हाउस है। क्लियर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मंत्री परिषद होती है, जिसको कार्यपालिका भी बोलते हैं, वो सदन के लोअर हाउस के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि अगर विधानसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है वो गिर जाती है। क्लियर। एक और मतलब सामूहिक जिम्मेदारी का ये होता है कि जो कैबिनेट के फैसले होते हैं वो सभी मंत्रियों को मानने ही पड़ते हैं। कैबिनेट जो भी फैसला लेगी वो सभी मंत्रियों के ऊपर बाध्यकारी होता है, आपको याद रखना है। क्लियर। और अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत होता है तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो उसको सहमत होना पड़ेगा या फिर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर। तो ये क्या है? ये है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये मूलभूत सिद्धांत होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। इससे संबंधित प्रावधान भी आर्टिकल 164 में किए गए हैं। देखिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब क्या है?
कि जितने भी मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यपाल हैं वो किसी भी मंत्री को किसी भी समय हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। क्लियर? मतलब अगर किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाना हो तो मुख्यमंत्री उसको हटाने की सलाह राज्यपाल को देते हैं, आपको याद रखना है। तो ये क्या है? ये है मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। मंत्रियों को सरकार के साथ रहकर काम करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे प्रावधान संविधान में किए गए हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद के आकार की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके साइज की हम लोग बात करते हैं। देखिए, 91वें संविधान संशोधन सन 2003 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके आकार को सुनिश्चित किया गया। मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है विधानसभा की कुल संख्या का 15%। इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। और कम से कम संख्या जो है मंत्रियों की 12 हो सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा। क्लियर? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं और अधिक से अधिक मंत्री हो सकते हैं विधानसभा की कुल संख्या का 15%। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होते हैं 403। एक सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। तो टोटल 404 होते हैं, लेकिन 403 का इलेक्शन होता है। क्लियर? तो अगर इन 403 सदस्यों का हम लोग 15% निकालते हैं तो वो आएगा लगभग 60। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। क्लियर? आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि दल बदल के आधार पर, डिफेक्शन के आधार पर अगर किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता, वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? ऐसा प्रावधान भी 91वें संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा किया गया था। अब ये दल बदल क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको जाकर देख लेना है। क्लियर? आगे आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 साल। क्लियर? और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है राज्य विधायिका। ये भी आपको याद रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उनका नाम आपको याद रखना है, वो है सुचेता कृपलानी। क्लियर? तो देखिए यहां पर हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री की शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। आर्टिकल 163 में ये है कि राज्य की एक मंत्री परिषद होगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जो राज्यपाल को सलाह और सहायता देगी। बाकी के ये जो आर्टिकल्स हैं बिल्कुल सही हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है राज्य विधायिका। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, राज्य का वास्तविक अध्यक्ष पूछा जाए या फिर सरकार का अध्यक्ष पूछा जाए, सरकार का प्रमुख पूछा जाए, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, ये आपको बताना है। देखिए, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में जो कड़ी होता है या फिर कहें कि जो संचार का माध्यम होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद मुख्यमंत्री के पास होता है, आपको बताना है। ठीक है? तो ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है
राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, तो मुख्यमंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसके सदस्य भी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता, तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य सरकार के चीफ स्पोक पर्सन भी होते हैं, मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको सभी आर्टिकल्स के बारे में याद रखना है जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत आपको बताना है। देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुख्यमंत्री सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर। बी की बात करें, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, राज्यपाल अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, जो अंतर्राज्य परिषद होती है, उसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि मंत्रि परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल के प्रति होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कहें कि मंत्रि परिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो विधानसभा के प्रति होती है, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राज्य मंत्रि परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आपको बताना है। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, राज्य की जो मंत्रि परिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, विधानसभा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, राज्य के मंत्रि परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, राज्य की मंत्रि परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास में नहीं होती है, आपको देखना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ऑप्शन ए में देखते हैं क्या दिया हुआ है, राज्यपाल केवल उन्हीं लोगों को मंत्रियों के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी मंत्रियों को विभागों को शिफ्ट करते हैं, कि कौन सा विभाग कौन से मंत्री को मिलेगा इसका निर्धारण मुख्यमंत्री करते हैं, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने के लिए कह सकते हैं, तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। और बात करें ऑप्शन डी की, इसमें यह दिया हुआ है कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने डिस्कशन को ध्यान से देखा है तो इसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। तो देखिए, ये जो पहले 3 ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री के पास में इस प्रकार की शक्तियां होती हैं, आपको याद रखना है। लेकिन जो ऑप्शन डी है यह गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति फिर करता कौन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री। क्लियर। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, विधानसभा। और सभी मंत्री जो हैं वो संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, राज्य मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार कितना होता है? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और कम से कम मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं 12। तो देखिए, यहां पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इन 14 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं।
आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड आप कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस थ्योरी को पक्का कर लिया है तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल सही होंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है मुख्यमंत्री के बारे में और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।